अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा कंट्री जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमाती हैं। पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं? आज हम सैर करने वाले हैं हलीमा सुल्तान, तरगत, बामसी और अर्तुगरुल गाजी के मुल्क की। अर्तुगरुल के मुंह से एक नाम, ओज खान। ओज कबाइल और ओज नस्ल का जिक्र बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ओज खान कौन था? क्या आप जानते हैं आया सूफिया के सुतूनों के बारे में मसीहियों का अकीदा था कि दुश्मन उसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा? क्या आप जानते हैं आया सूफिया मर्द था या औरत थी? इस नाम की मसीहियों के नजदीक क्या अहमियत है? कहीं आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना कयामत के करीब आने का कोई इशारा तो नहीं? जी हाँ, आज बात होगी तुर्की की। क्या आप जानते हैं सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? अर्दगान मॉडल क्या है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के 10 बड़े सयाहती ममालिक में शामिल कर दिया? क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं? कितना खर्चा आएगा? इसके अलावा हम बताएंगे टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन तुर्की के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात पर मबनी है जिसे आप बड़े अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। तुर्की यूरेशिया का मुल्क है, 97% एशिया और 3% यूरोप में, 81 सूबे, तकरीबन 600 शहर। इस्तांबुल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा, कोनिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं: जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, शाम, यूनान, बुल्गारिया। और 2 समंदर, असवद और रूम से जुड़ा हुआ है। दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क, आबादी तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख है। तुर्की की जबान तुर्किश है जो 70 से 75 मिलियन लोग बोलते हैं। ये कब्रस, जर्मनी और वस्ती एशिया तक फैली हुई है। हैरत की बात यह है कि उर्दू, फारसी, अरबी और पश्तो में भी हजारों अल्फाज तुर्किश से मिलते जुलते हैं। तुर्क लोग बड़े मजे के हैं। एक तरफ लिबरल पार्टियों में नाचते गाते हैं, दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। भाई, बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है, मगर असल में दारुल हुकूमत अंकारा है। इस्तांबुल तो मुल्क का दिल है, रूह है, मगर ऑफिशियल कैपिटल अंकारा है जो तकरीबन 50 लाख आबादी वाला शहर है। इसका रिब्बा 5461 मुरब्बा किलोमीटर है। पुराना नाम अंगोरा था। अनातोलिया के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। बड़ा सनती और तिजारती मरकज है और तुर्क सियासत का गहवारा भी। इस्तांबुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर। तुर्की में 99% आबादी मुसलमान है। सिर्फ 0.2% मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी थोड़े से दूसरे मज़ाहिब के लोग। मुल्क तो मुकम्मल मुस्लिम है, मगर जब तुम इस्तांबुल पहुंचोगे तो लगेगा जैसे यूरोप के किसी बड़े शहर में आ गए हो। जदीद इमारतें, फैशन, लाइफस्टाइल, सब कुछ मिल जाएगा। बास्फोर्स इस शहर को 2 बराइज़मों, एशिया और यूरोप में तकसीम करता है। इसके किनारे कश्ती की सैर करना सयाहों का सबसे पसंदीदा काम है। नीले पानी, हवा, दोनों तरफ पुराने मोहल्ले और जदीद शानदार इमारतें। रात को लाइव्स चलती हैं तो पूरा मंजर जादुई हो जाता है। तुर्की को एशिया का पुल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों बराइज़मों को जोड़ता है। इस्तांबुल में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर का मशहूर महल दोलमा बागचा महल अब भी मौजूद है। इसकी शान देखकर हैरान रह जाओगे। यूरोपीय तर्ज का फन तामीर इस्लामी खूबसूरती के साथ मिला हुआ है। अंदर की छत, क्रिस्टल के लिस्टर, फर्श, सब कुछ बादशाहों वाली शान दिखाता है। तुर्की की गलियों में चलो तो हर तरफ मजेदार खानों के रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। सोचो, 4000 से ज्यादा दुकानें, 25,000 से ज्यादा लोग रोजाना वहां काम कर रहे हैं। जब तुम अंदर घुसोगे तो लगेगा जैसे वक्त का सफर कराए हो। पुराने जमाने के रंग, खुशबुएं, कालीन, मसाले, सोने चांदी के जेवरात, हर तरफ हलचल और सौदाबाजी। इस मुल्क में तकरीबन 90,000 मसाजिद हैं। छोटे बड़े शहर, कस्बे, गांव, हर जगह मसाजिद मौजूद है। अजान की आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता है। तुर्क लोग सोशल मीडिया के बहुत बड़े इस्तेमाल को निंदा है। इसी वजह से तुर्की दुनिया का 3रा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, मगर तरक्की और जदीदियत के लिहाज से कम से कम 100 साल आगे है। इस्तांबुल में 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 3रा भी बन रहा है। इससे अंदाजा लगा लो कि कितने टूरिस्ट रोजाना आते हैं। शहर इतना साफ सुथरा है कि गंदगी या कागज का एक टुकड़ा भी गली में नजर नहीं आएगा। और खानों की बात करूं तो इस्तांबुल जन्नत है। क्या तुमने कभी चिकन से बनी मिठाई खाई है? यहाँ ऐसी भी मिलती है। गोश्त की डिशेस, शावरमा, कबाब, एक से बढ़कर एक। दुनिया के बेहतरीन शेफ यहाँ काम करते हैं। शर्मा तो इतना मजेदार है कि जो खा लेता है वापस आकर भी तारीफ करता रहता है। इस्तांबुल में फुटबॉल का जुनून है। अर्दगान को भी खेलते हुए देखा होगा तुमने। दोस्तों, गर्मियों में अगर आप इस्तांबुल में सुकून पाना चाहते हैं तो प्रिंसेस आइलैंड सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ ट्रांसपोर्ट में आपको घोड़ा, दाढ़ी और सिर्फ साइकिल मिलेगी। यहाँ कोई ट्रैफिक का शोर आपको नहीं मिलेगा। रजब तैयब अर्दगान इस्तांबुल की नौआबादी कासिम पाशा के खा पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। अर्दगान ने शहर की तामीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया।
इस्तांबुल देखते ही देखते तरक्की का पुरामन और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन गया। 14 मार्च 2003 को तुर्की के वजीर आजम बने। तुर्क दिलचस्प कौम है, ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी, लिहाजा उर्दगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान की पॉलिसियों ने तुर्की को एक नई पहचान दी है। आज पूरी दुनिया के लोग तुर्की आना चाहते हैं, तारीख देखने, सैर करने, खाने खाने और मूड रिफ्रेश करने। उर्दगान ने बस चंद माहों में पूरे मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ही बदल कर रख दिया। सोचो, हुकूमत का सारा काम ऑनलाइन हो गया। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइनों में खड़े होने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी, बस घर बैठे एक क्लिक पर काम हो जाता। नई शानदार सड़कें बनाए, रेलवे का निजाम बिल्कुल नया बना दिया और तुर्किश एयरलाइंस को तो जैसे नई जान डाल दी। पहले जो तकरीबन डूब रही थी वो अब यूरोप की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने लगी और पूरी दुनिया की टॉप 7 बड़ी एयरलाइंस में शामिल हो गई। लग्जरी सर्विस, जदीद तैयारे और दुनिया भर के रास्तों पर परवाजें। लोग खास तौर पर तुर्किश एयरलाइंस का इंतजार करते हैं। पुलिस और फौज को जदीद सहूलियात, बेहतर तनख्वाह और ट्रेनिंग देकर उन्हें मजबूत किया। हाउसिंग सेक्टर पर जबरदस्त तवज्जो दी। मुल्क भर में तामीरात का बूम आ गया। नए घर, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे। 500 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों को तजावुजात से साफ कर दिया गया। अब सड़कें खुली और साफ दिखाई देती हैं। नाप तोल में गड़बड़, माल में मिलावट और जखीरा अंदोजी जैसे मसाइल तकरीबन खत्म हो गए। ज़रमबादला के ज़खायर 29 अरब डॉलर से बढ़कर 92 अरब डॉलर हो गए। टर्क लीरा भी डॉलर के मुकाबले में काफी मजबूत हुआ। लोगों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हुआ। खानदान खुशहाल होने लगे। देखते ही देखते तर्क मुआशरा यूरोपीय सतह की तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। फिर सयाहत का जादू देख लो। पहले तो तुर्की में सयाह कम आते थे, मगर उर्दगान के दौर में 3 करोड़ से ज्यादा सयाह हर साल आने लगे। यूरोप वाले तो आते ही थे, अरब ममालिक से भी बड़ी तादाद में लोग ठंडी हवाओं, खूबसूरत साहिलों और तारीख देखने आते। दुनिया भर में सयाहत की इंडस्ट्री का हुज्म 3000 अरब डॉलर से ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस है। आज अगर तुम आर्मीनिया की सरहद से ईरान की तरफ, यूरोप की सरहदों से लेकर ब्लैक सी तक पूरा तुर्की घूम लो तो हर शहर, हर गली में सयाहों के ग्रुप नजर आएंगे। नतीजा, तुर्की आज दुनिया के टॉप 10 सयाहती ममालिक में शामिल है। मीडिया को भी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया और फिर तुर्क ड्रामों ने तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। मैग्निफिसेंट सेंचुरी, मेरा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामों ने ब्लॉकबस्टर हिट्स मारे। खास तौर पर उर्दू में पीटीवी यूट्यूब चैनल ने अर्तुगरुल को ऐसा चलाया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 1.5 अरब से ज्यादा व्यूज और 8.5 मिलियन से जायद सब्सक्राइबर्स। लोग इस ड्रामे के दीवाने हो गए। इसी से पता चला कि तुर्किश में भाई को अर्की, बहन को किज, बेटे को ओगल, बेटी को किज ओलत, माँ को अना और बाप को बाबा कहते हैं। उर्दगान का एक मशहूर जुमला है कि जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेगा तब तक शिकारी ही हीरो बनते रहेंगे। बिल्कुल सच बात है। इनका अगला बड़ा टारगेट इस्लामी तशख्खुस की बहाली था। सूफी रक्स और तबलीगी कामों को मुकम्मल इजाजत दे दी गई। स्कूलों में अरबी रस्मुल खत दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया गया ताकि नई नस्ल अपनी असल जड़ों से जुड़ सके। शराब नोशी को कंट्रोल किया गया। पर्दे, हिजाब, बुर्के और दाढ़ी पर पाबंदियां हटा दी गईं। मदारिस भी दोबारा बहाल कर दिए गए। लोगों को अपनी दीनी तालीम का हक मिल गया। यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जो यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल हैं। ठंडे यूरोपीय ममालिक से आने वाले लोग इस्तांबुल, अजमीर और अनातोलिया के गर्म साहिलों की तरफ भागते हैं, जहाँ सूरज की धूप और नीले पानी का कमाल है। जबकि गर्म मुल्कों से आने वाले लोग ब्लैक सी के किनारे और ट्राब्जन जैसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जहाँ मौसम बहुत प्यारा रहता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाया करें, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने में कई दिनों की मेहनत और रिसर्च लगती है। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने भाई से पर्सनली बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपाडोकिया की, तर्किश में जिसे कापाडोकिया कहते हैं। ये जगह ऐसी लगती है जैसे परियों की कहानियों से सीधा उतर आई हो। चट्टानों की अजीबोगरीब वादियां, लहरों की तरह बने हुए गारों वाले घर, ये सब लावे के फटने और फिर बर्फबारी के मिलने से वजूद में आए। हजारों साल से लोग यहाँ गारों में घर बनाकर रह रहे हैं। आज भी बहुत से लोग उन गारों वाले होटलों में रात गुजारते हैं। अंदर से बहुत कोजी और मुनफरिद एहसास होता है। अगर पैदल घूमने का शौक नहीं तो सुबह सवेरे हॉट एयर बैलून में बैठ जाओ। सोचो, हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे एक साथ आसमान में उड़ रहे हों। नीचे वो चट्टानें, वादियां और गारों वाले घर। दुनिया का कोई और शहर नहीं जहां ये मंजर देखने को मिले। फी राइड तकरीबन 250 यूरो पड़ती है, मगर जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि ये पैसा इस मंजर के सामने कुछ भी नहीं। तुर्की की मईशत भी कमाल की है। सालाना जीडीपी 2.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यहाँ गाड़ियां, हवाई जहाज, लिबास और टेक्सटाइल की बेहतरीन चीजें बनती हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। फीकेस आमदनी तकरीबन 27,000 डॉलर है, जो काफी अच्छी सतह है। फिर बोर्सा, इस्तांबुल से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर, तुर्की का चौथा बड़ा शहर। बागात की वजह से इसे यशील बोर्सा यानी सब्ज बोर्सा कहते हैं। बर्फानी पहाड़ियों पर स्कीइंग, उस्मानी सुल्तानों के मजार, जरखेज मैदान, सब कुछ है। मौसम बहुत ठंडा और ताजा रहता है, नौरंजी जैसा। इसी शहर से तुर्की की 70% आबादी को पानी मिलता है। सबसे मशहूर चीज,
एक बहुत बड़ा चनार का दरख्त जिसकी उम्र 700 साल के करीब है। इसी दरख्त के साए तले 1326 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। वही जगह जहां से एक छोटा सा कबीला पूरी दुनिया पर छा गया। 1326 से 1365 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा। अब एफिसस, रूमी सल्तनत के जमाने का एक शानदार शहर, खंडरात, यादगारें, संगमरमर की चमकती सड़कें। यहाँ आकर लगता है कि रूमी सल्तनत के सुनहरी दौर की जिंदगी सामने खड़ी है। टोपकापी महल, ये तो बादशाहों की वो दुनिया है जहाँ दाखिल होते ही लगता है वक्त रुक गया है। अंदर टाइलों का काम, शाहाना जेवरात, हरम, खजाने, सब कुछ देखकर उस्मानी सुल्तानों की शान और शौकत का अंदाजा होता है। यहीं बैठकर वो यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता पर हुकूमत करते थे। पामुकले, जिसे अंग्रेजी में कॉटन कॉसल यानी रोई का किला कहते हैं, ये तुर्की का सबसे हैरानकुन कुदरती उजूबा है। सफेद ट्रोटाइन की चट्टानें, गर्म पानी के चश्मे सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देते हैं। शाम को सूरज ढलते ही ये जगह और भी जादुई हो जाती है। करीब ही हिरापुलस के कदीम खंडरात और दुनिया के सबसे पुराने सेपा सेंटर में नहाकर थकावट उतार सकते हो। सिमीला खानका, ब्लैक सी के साहिल के साथ पहाड़ी के दामन पर बनी हुई, मसीही जायरीन के लिए बहुत अहम है। कहते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ इबादत किया करती थीं। जगह बहुत पुरसुकून और रूहानी है। माउंट नीमराट, मशरकी तुर्की का एक अजीबो गरीब मकाम। पहाड़ की चोटी पर देवाहीकल मुजस्समों के टूटे हुए सर बिखरे पड़े हैं। तन्हाई और राज भरी जगह। वो बड़े बड़े देवताओं के सर आज भी खड़े हैं, मगर ऐलान कर रहे हैं कि असल मालिक तो अल्लाह है, अजल से अबद तक, जिसे न मौत आती है, न ऊंघ, न ज़वाल। अब चलते हैं उनतालिया के करीब एस्पियनदोस की तरफ। यहाँ रोमन थिएटर ऑफ एस्पियनदोस है, जो आज भी अपनी खूबसूरती और इकोसिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रोमी दौर के वुज़रा और बादशाह यहाँ बैठकर थिएटर शोज और जश्न मनाया करते थे। सोचो, हजारों साल पहले यहाँ हजारों लोग बैठे तालियां बजा रहे हों, ड्रामे देख रहे हों। क्लासिकल एज का ये थिएटर वाकई कदीम नवादरात का शाहकार है। आज भी लोग आकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी पुरानी इमारत में आवाज इतनी वाज़ेह कैसे पहुंचती है। तुर्की की बहराए रूम वाली साहिली पट्टी तो है ही जन्नत जैसी। लंबी लंबी नीली नीली पट्टी, साफ पानी, छोटे छोटे खलीज, जहां जाओ कुछ न कुछ नई जगह मिल जाएगी। सबसे मशहूर है ब्लू क्रूज का सफर, फथिया से शुरू होकर जुनूब के साहिलों तक, ओलंपस के करीब उतरते हुए कश्ती पर बैठकर नीले पानी, पहाड़ और छोटी छोटी बस्तियों का नजारा करते हुए गुजरना जिंदगी भर याद रहने वाला तजुर्बा है। अब थोड़ी सी तुर्किश फूड की बात करते हैं, क्योंकि तुर्की गए बगैर खाने की बात अधूरी रहेगी। तुर्क कौम का खाना बड़ा मजेदार होता है। बारबेक्यू के साथ सब्जियां, ताजा सलाद, पराठे और पनीर का कमाल। खास तौर पर गरम गरम आलू और पनीर वाला पराठा, जो उनका फेवरेट स्नैक है, सुबह शाम खाते हैं। एक बार खा लो तो बार बार याद आएगा। काफी के शौकीन हो तो तुर्किश काफी जरूर ट्राई करना। पहला घूंट लगते ही लगेगा जैसे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। आम काफी से 5 गुना ज्यादा कड़वी और मजबूत, बिल्कुल बगैर चीनी के पी जाती है। जो इसका जायका बर्दाश्त कर ले वो समझ लो कि असली काफी का मजा चख लिया। जैसे अरबों को ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध पसंद है, वैसे ही तुर्कों को घोड़े का गोश्त और घोड़ी के दूध की चाय बहुत मरगूब है। शायद इसीलिए तुर्क कौम इतनी बहादुर और दलेर है और दोस्तों की कदर भी बहुत करते हैं। खास बात यह है कि तुर्क लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत एहतराम करते हैं। बस बताओ कि पाकिस्तान से आए हो तो वो फौरन गर्म जोशी से हाथ मिलाएंगे, बातचीत करेंगे, और रेस्टोरेंट में बैठे हो तो चंद इजाफी डिशेस मुफ्त पेश कर देंगे। भाई वाला रवैया मिलेगा। यहाँ लड़कियां आमतौर पर 21 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं और औसत उम्र 76 साल है, यानी लोग सेहतमंद और लंबी उम्र वाले हैं। अगर एडवेंचर पसंद है तो फथिया के करीब बाबा दाग की चोटी पर जाओ। दुनिया के सबसे बड़े पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक है। कदमों तले हरे भरे जंगलात, नीचे नाकाबिले यकीन नीला पानी और सफेद चमकती रेत वाले साहिल। ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हुए ये सब देखना वाकई जादुई लगता है। एक बार उड़ लो तो दिल कहेगा दोबारा उड़ूं। उनतालिया बहराए रूम के बिल्कुल मरकज में है। यहाँ हर किस्म के सयाह के लिए कुछ न कुछ है। शहर के बाहर खूबसूरत बीचेस यूरोपी सयाहों को खींचते हैं। अंदर उस्मानी तर्ज की इमारतें, कदीम महल, बाजार और जदीद होटल। सयाहत के हवाले से तुर्की के टॉप शहरों में शुमार होता है। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब 85 साल बाद आया सूफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पूरी दुनिया हिल गई थी इस खबर से। कुछ लोग खुश, कुछ हैरान, कुछ तनकीद कर रहे थे। मगर ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो सदियों की तारीख का जिंदा सबूत है। आया सूफिया के बारे में जीन जानना है तो हमें तारीख के गहरे दरियाओं में उतरना पड़ेगा। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी। बहरा अस्वद के पानी की तह में माहिरीन को कदीम इंसानी बस्तियों के आसार मिले हैं। कुछ माहिरीन का कहना है शायद यही नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था। मुमकिन है इसी तूफान की वजह से बहरा अस्वद की सतह अचानक बहुत बुलंद हो गई हो और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा हिस्सा इसमें गर्क हो गया हो। एक वक्त था जब ये जगह खुश्क जमीन थी और अचानक समंदर बन गई। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफिस मरने लगा तो उसने अपने बेटे तर्क को अपना जानशीन बना दिया।
आज तुर्की से लेकर वस्ती एशिया तक जितनी भी तर्क नस्ल की अक़वाम है वो सब तर्क बन याफिस की औलाद हैं और इसी खानदान में करा खान के घर ओगोज खान की पैदाइश हुई। तुर्कों में ओगोज खान का मकाम बहुत बुलंद है, जैसे कोई लेजेंडरी हीरो। तारीखदानों के मुताबिक ओगोज खान पैदा होते ही बोलने लगा था। माँ का दूध पीने से साफ इनकार कर दिया और सीधा घोड़ी का दूध और गोश्त मांगने लगा। बचपन से ही वो माइसेल्फ था। जब वो जवान हुआ तो एक खौफनाक ड्रैगन नुमा जानवर लोगों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। लोग घरों से निकलने से भी डरते थे। मगर ओगोज खान ने एक जबरदस्त चाल चली। अकेले जाकर इस ड्रैगन की गर्दन उड़ा दी। इसकी बहादुरी और हिकमत से बिखरे हुए तर्क कबाइल इकट्ठे हो गए। ओगोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे 12 बड़े कबीले वजूद में आए। इन्हीं में से एक था काई कबीला। इसी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। एक छोटा सा कबीला जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बन गया। इससे पहले कौंसी के जमाने में यहाँ यूनानियों की सिलियोसी सल्तनत ने काफी अरसा हुकूमत की। फिर रूमी आ गए और उसे रूम का हिस्सा बना लिया। इसी रूमी दौर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बीसत हुई। इब्तदाई तौर पर सिर्फ चंद लोग ही उन पर ईमान लाए। यहूदियों ने उन पर बगावत का इल्जाम लगा दिया, मगर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद तुर्की की तरफ मुंतकिल हो गई थीं। कुछ रिवायात के मुताबिक वो यहाँ रहीं और यहीं उनकी आखिरी आरामगाह भी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का घर आज भी तुर्की में मौजूद है। इस्तांबुल के करीब एक जगह है जहाँ लोग आज भी जाते हैं, दुआ करते हैं और तारीख महसूस करते हैं। बहुत ही पुरसुकून और रूहानी जगह है। अब चलते हैं 4वीं सदी ईस्वी की तरफ। उस वक्त कुस्तंतीन वो पहला रूमी बादशाह बना जिसने कुस्तंतुनिया को रोम का दारुल हुकूमत बना दिया। लोग उस शहर को शहरों की मलका कहते थे। कुरून वस्ता में यह यूरोप का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत शहर था। सोचो, एशिया और यूरोप के बिल्कुल संगम पर आबनाए बॉस्फोरस के किनारे बसा हुआ ये वाहिद शहर है जो 2 बराआज़मों पर फैला हुआ है। एक तरफ एशिया की धड़कती हुई जमीन, दूसरी तरफ यूरोप की चमक। एक ही शहर में दोनों बराआज़मों का मजा। असल में यह शहर यूनानियों ने आबाद किया था, जिसका नाम बाज़ंतीनम था। इसी वजह से रूमी बादशाहों को बाज़ंतीनी हुक्मरान भी कहा जाता है। जब कुस्तंतीन कदीम रूमी सल्तनत के तख्त पर बैठा तो पूरे मुल्क में खाना जंगी का जोर था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तब एक दिन उसने आसमान पर ईसाइयत का निशान चमकता हुआ देखा। उसने उसे अल्लाह की तरफ से निशानी समझा और ईसाइयत कबूल कर ली। 312 ईस्वी में वो मुत्तहिदा रूम का बादशाह बन गया। उसकी वालिदा भी ईसाई राहिबा बन गईं और बैतुल मुक़द्दस चली गईं। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर एक बड़ा गिरजाघर तामीर कराया। कुस्तंतीन ने मसीहियत को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया और उसकी खूब तरवीज की। चर्च ने पुराने रूमी मजहब के मानने वालों को हर तरीके से मसीही बनाने की कोशिश की। उनके मंदिरों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया। बुत परस्ती पर सख्त पाबंदी लगा दी। बहुत से लोगों ने डर के मारे मसीहियत तो कबूल कर ली, मगर दिल से नहीं। नतीजा ये हुआ कि चर्च में मुकद्दस हस्तियों की शबीहें और मुजस्समे बनने लगे। फन तामीर के नाम पर बुत परस्ती की एक नई शक्ल शुरू हो गई। याद रहे, उस जमाने में सलीब की पूजा का कोई तसव्वुर भी नहीं था। इन बिदात और नई रसूमात से बचने के लिए कुछ उलमा और नेक लोगों ने रहबानियत इख्तियार कर ली। वो तन्हाई में पहाड़ों और जंगलों में रहकर अल्लाह की इबादत करने लगे। और इसी दौर में कुस्तंतुनिया में पहला लकड़ी का कलीसा तामीर किया गया, जिसका नाम रखा गया हाया सूफिया, यानी मुकद्दस हिकमत। यही वो जगह है जो बाद में सदियों तक तारीख का सबसे बड़ा निशान बनकर रही। पहले लकड़ी का था, फिर उसे पत्थरों से दोबारा बनाया गया और आज भी ये इमारत अपनी खूबसूरती और राजों से लोगों को खींचती है। सेंटा सूफिया या आया सूफिया असल में कौन थी? ये इटली की रहने वाली एक मोमिना बेवा खातून थी जो मसीही शहीदा के तौर पर मशहूर हैं। सूफिया और उनकी 3 बेटियों को रूमी बादशाह ने हुक्म दिया कि ऑटिमस नामी रूमी देवी को सजदा करो, मगर सूफिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाती हूँ। इस इनकार की सजा में पूरी फैमिली को बहुत बड़ी अजियतें दी गईं और आखिरकार सबको शहीद कर दिया गया। बाद में इन्हीं मोमिना शहीदा के नाम पर यह अजीम चर्च बनाया गया, हाया सूफिया यानी मुकद्दस हिकमत। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मसीही फिरकावारियत की आग भड़क उठी। 5वीं सदी में मसीही दुनिया 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई। मशरिक में ऑर्थोडॉक्स कलीसा की सल्तनत थी, जिसका पाया तख्त कुस्तंतुनिया था और उसका सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पीट्रियार्क कहलाता था। मगरबी यूरोप में रोमन कैथोलिक कलीसा था, जिसका मरकज रूम, मौजूदा इटली था, और वहां का पेशवा पोप या पापाए रूम कहलाता था। आज भी मगरबी यूरोप और अमेरिका वाले रूसियों को अच्छा नहीं समझते। इसकी बड़ी वजह यह है कि रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। आया सूफिया गुज़श्ता 2000 साल से तारीख के लातादाद धमाकों, फुतूहात और अलमियों के मंजर देख चुकी है। 6ठी सदी में लकड़ी का पहला आया सूफिया गिरजा जल गया तो कैसर जस्टिनिन अव्वल ने 532 ईस्वी में उसी जगह एक शानदार, पुख्ता और आलमी सतह का ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाना शुरू किया। ये इमारत महज एक गिरजा नहीं, बल्कि ऑर्थोडॉक्स दुनिया का मरकजी हेडक्वार्टर थी। इसकी तामीर में 5 साल 10 महीने लगे।
मसीही दुनिया इसे रोम के वेटिकन सिटी से भी ज्यादा कदीम, ज्यादा मुतबर्रिक और ज्यादा मोतबर समझती थी। ये बाज़ंतीनी फन तामीर का सबसे बड़ा शाहकार था। कहते हैं इसकी तामीर ने पूरी दुनिया के फन तामीर की तारीख ही बदल दी। ये पहली मुकम्मल मेहराबदार गुंबद वाली इबादतगाह थी जो इतनी बड़ी और खूबसूरत थी। 1100 साल तक ये मसीहियत का सबसे बड़ा रूहानी और मजहबी मरकज रही। मसीहियों का अकीदा बन चुका था कि ये कलीसा कभी उनके हाथ से नहीं निकलेगा। मगर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। शहर के लोग घबराकर आया सूफिया में घुस गए थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि जब दुश्मन कुस्तुनतीन के सुतून के करीब पहुंच जाएगा तो आसमान से एक फरिश्ता तलवार लेकर उतरेगा और दुश्मन को हरा देगा। मशहूर अंग्रेज मौर्रिख एडवर्ड गबन लिखता है कि गिरजा की जमीनी और बालाई गैलरियां औरतों, बच्चों, बूढ़ों, पादरियों, राहिबों और कंवारी लड़कियों से भरी हुई थीं। दरवाजों के अंदर इतना हुजूम था कि दाखिला भी मुश्किल हो रहा था। सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के नीचे पनाह ढूंढ रहे थे, जिसे वो आसमानी इमारत समझते थे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह इस सुतून के पास से गुजरते हुए सीधा गुंबद वाले हॉल में दाखिल हुए। न कोई फरिश्ता आसमान से उतरा, न कुछ हुआ। सुल्तान ने फतह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए ऐलान किया, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, तुम सब अमान में हो। ये सुनकर वो ईसाई खानदान जो अपनी मौत आंखों के सामने देख रहे थे, फूट फूट कर रोने लगे। और इसी वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि आज कुस्तुनतुनिया में सिर्फ 0.2% मसीही रह गए हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा कि यह शहर हमने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बैतुल मुकद्दस वाले मुआहिदे की तरह नहीं, बल्कि तलवार से फतह किया है, इसलिए यहाँ जुम्मा की नमाज अदा करेंगे। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स कलीसा और आसपास की जमीन को अपने जाती माल से खरीदा और मुकम्मल कीमत अदा की। वो खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात आज भी अंकारा में महफूज हैं। आया सूफिया का दरमियानी गुंबद देखा है ना? इसका कुतर 107 फुट है और छत की ऊंचाई 185 फुट, यानी इतना बुलंद कि अंदर खड़ा होकर सर ऊपर उठाओ तो गर्दन में दर्द हो जाए। चारों कोनों के 6 बड़े पैनल्स पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हुम के नाम निहायत खूबसूरत खत्ताती में लिख कर लगाए गए हैं। जब सूरज की रोशनी अंदर पड़ती है तो ये नाम जैसे चमक उठते हैं। इसी दिन से जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसे मस्जिद बनाया, आया सूफिया 481 साल तक अजानों से गूंजती रही, सजदों की आवाजों से मुज़य्यन रही और लाखों मुसलमानों की नमाजों का मरकज बनी रही। एक वक्त था जब यहाँ सुबह शाम अल्लाह अल्लाह की सदा गूंजती थी, मगर 1924 के बाद के दौर में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपनी पॉलिसी के तहत सबसे पहले उस पर ताले लगा दिए। फिर 1935 में इस अजीमुशान मस्जिद को एक अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। सोचो, जहां कभी सजदे होते थे वहां टूरिस्ट फोटोज खींचने लगे। 85 साल तक ये हालत रही। फिर आया तैयब उर्तगान का दौर। उनकी हुकूमत ने 450 साल पुरानी मुस्लिम तारीख को दोबारा जिंदा कर दिया। 2020 में आया सूफिया को दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। आया सूफिया के बिल्कुल सामने तुर्की की सबसे मशहूर और खूबसूरत मस्जिद ब्लू मस्जिद, जिसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहते हैं, मौजूद है। इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि अंदर नीले रंग के खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं जो दिन में भी रात का सा मंजर बना देते हैं। दोनों मसाजिद एक दूसरे के सामने हैं, जैसे तारीख और खूबसूरती का जोड़ा। अब असल हसास बात, सऊदी और तुर्कों के दरमियान ये तनाव क्यों है? हमारे यहाँ भी 2 ग्रुप है, एक तुर्कों को सपोर्ट करता है, दूसरा सऊदियों को। मगर अक्सर लोगों को पूरी तारीख नहीं पता। जब सऊदी अपनी तारीख देखते हैं तो 1818 का वाकया याद आ जाता है। सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और हम्बली इमाम को जंजीरों में जकड़कर इस्तांबुल लाया। अब्दुल्ला बिन सऊद का सर आया सूफिया के बिल्कुल सामने, कलम किया गया और बड़ा हुजूम जश्न मना रहा था। उनकी सरबुरीदा लाश 3 दिन तक वहां रखी रही। इसी दौरान उस्मानी फौज ने दरिया और रियाज के इलाकों पर हमले किए। मौजूदा सऊदी हुक्मरान शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि पूरा सऊदी अरब उस्मानियों के जेर असर था। हकीकत यह है कि सिर्फ साहिली पट्टी यानी मक्का और मदीना उस्मानियों के मातहत रहे। और सबसे हैरानकुन बात, कोई भी तर्क सुल्तान कभी हज पर नहीं गया। अरबों के नजदीक आखिरी उस्मानी सुल्तानों ने बिदात, कब्र परस्ती, सूफी रक्स और कवालियों को फरोग दिया था। इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामों पर सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदी है। तुर्की और सऊदी दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, मगर तारीख के जख्म और सियासत की वजह से रिश्ते कभी गर्म कभी सर्द रहते हैं। मगर मुस्तकबिल में क्या होगा, वक्त ही बताएगा। और एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस फितने से अरब का कोई एक घर भी महफूज नहीं रहेगा। सोचो कितना बड़ा अलमिया है। आज जो अरबों और इसराइल के दरमियान मुआहिदे हो रहे हैं, बहुत से लोग उन्हें इसी तबाही की तरफ उठने वाला पहला कदम समझते। कुस्तुनतुनिया तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का जिंदा सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई बार हुआ है। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिल्कुल इसी तरह फतह किया जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। मगर बाकी अहादीस इस अजीम शहर के बारे में मलहमतुल कुबरा यानी इस बड़ी जंग से जुड़ी हैं जो आखिरुज़्ज़मान में होने वाली है।
ऑर्थोडॉक्स मसीहियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई पर इतना यकीन है कि जिसमें बताया गया है कि कुस्तुनतुनिया एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबराह आज भी अपने नाम के साथ सरबराह कलीसाए कुस्तुनतुनिया लिखता है। और सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फुतूहात में आखिरी शहर जो फतह होगा वो भी कुस्तुनतुनिया ही होगा। ये बात उनके दिलों में गहरी बैठी हुई है। अब सुनो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही की पेशगोई करने वाली बाबा वांगा ने कहा था कि 2040 तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। और एक और पेशगोई में उसने बताया कि 2046 से 2070 के दरमियान किसी मस्जिद पर हमला होगा, जिसके बाद अमेरिका मुसलमानों के एक बड़े शहर पर हमला करेगा और एक नए किस्म का हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दर्जाए हरारत अचानक तेजी से गिर जाएगा। दोस्तों, चारों तरफ जो हालात तेजी से बदल रहे हैं, सियासत, मुआहदे, तनाव और आलमी ताकतों की हलचल, ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि क़यामत ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान से तुर्की का वीजा आसानी से लग जाता है। तुर्की का वीजा लेने के लिए आपको अंकारा ऑफिस जाना पड़ता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है। तुर्की के वीजे की फीस 66,000 पाकिस्तानी रुपए है और 14 दिन में वीजा आसानी से लग जाता है। इस कंट्री में बहुत से पाकिस्तानी भी आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 से 6,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। इस कंट्री में आप काम करके पाकिस्तानी 1,60,000 से 2 लाख तक कमा सकते हैं और इसी से 90,000 की सेविंग भी हो जाती है। तुर्की की ये पूरी कहानी, इसकी तारीख, सल्तनत उस्मानिया का उरूज ज़वाल, अर्दगान का मॉडल, आया सूफिया की वापसी और मुस्तकबिल की निशानियां, सब कुछ मिलकर एक हैरानकुन तस्वीर बनाता है। ये मुल्क जहां अंबिया की यादें हैं, बहादुरों की दास्तानें हैं, कुदरती अजायबात हैं और नई उम्मीद की करने भी झांक रही हैं। जो लोग इसे सुन रहे हैं, अगर दिल को लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें और अपने ख्यालात जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।